हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं बच्चों? बच्चों, हम लोगों ने इन्वायरमेंट का चैप्टर पढ़ लिया था। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? मैंने आपको इसको समझाया भी था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फिजिकल या केमिकल चीज़ों से जो इंटरेक्ट करती है उसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। इसमें जो मैं आपको डेफिनेशन लिखा हूँ, इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी इन अ गिवन एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड देयर इमीडिएट सराउंडिंग इंक्लूडिंग नॉन लिविंग। सभी चीज़ों से जो इंटरेक्ट करती है वो उसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने एक फूड चेन दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रास से यहाँ पे शुरू हो रहा है, मतलब सन से इसने लाइटली सनलाइट से ये एक तरह का प्रोड्यूसर है। उसके बाद यहाँ पर कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और लास्ट में प्रेडेटर है। और इसके बाद डिकम्पोजर है। तो यहाँ से आप देखेंगे ग्रास ऊपर पहले नंबर पर, फिर आपको बर्ड मिलेगा, फिर उसके बाद स्नेक मिलेंगे, फिर आउल मिलेगा। फिर इसको जब इसके मरने के बाद डिकम्पोज करते हैं फंगस या बैक्टीरिया, और फिर ये जो जितने प्लांट्स होते हैं या ग्रास होते हैं उनको ये एक तरह से मिनरल्स दे देते हैं। ऐसे ही हम लोग देखते हैं ओशन इकोसिस्टम को। तो यहाँ पर क्या सिस्टम किया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे फंगस होते हैं, वो वन सेल लाइफ बहुत सारी चीज़ों की होती है। इनसे आप देखेंगे तो श्रिम्प वगैरह आएंगे, उसके बाद छोटी जो फ़िश हैं वो आती हैं, फिर उसके बाद आप बड़ी फ़िश देखेंगे जैसे ट्यूना वगैरह, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी शार्क वगैरह देखते हैं। और शार्क के मरने के बाद फिर वही बैक्टीरिया डिकम्पोजर, और लास्ट में फिर वही काम करती हैं श्रिम्प वगैरह के लिए। तो आपने इस तरह से देखा कि इकोसिस्टम में ये सभी इस पूरे इकोसिस्टम में सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आ गई। ओके, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। एनीथिंग सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वॉज नॉट मेड बाई ह्यूमन्स इज़ अ पार्ट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। ये आपको मैंने बताया भी था। थर्ड जो क्वेश्चन है ये और भी इम्पॉर्टेंट है और इजी है कि मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। इसके बाद आपका पूछा गया ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कौन कौन से हैं। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का मतलब हो जो ह्यूमन ने बनाए हुए हैं। तो मशीनें, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, रोड, पार्क, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। फिर आपका लिथोस्फीयर के बारे में पूछा गया है, लिथोस्फीयर किसे कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारे अर्थ का जो टॉप लेयर का जो टॉप लेयर है जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, वही उसी को हम लोग उसी क्रस्ट के ऊपर जितनी भी चीज़ें होती हैं जो रॉक से, मिनरल से, इन सब चीज़ें से बनी हुई हैं, उन्हीं को हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। सेकंड 6 जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट। तो इसका बहुत ही आसान सा है, प्लांट और एनिमल। बायोटिक में कौन से आते हैं, प्लांट्स और एनिमल। बायोटिक किसे कहते हैं, जिसमें जीवन हो, लिविंग, जिसमें लाइफ हो, लिविंग थिंग्स हो। बायोस्फीयर किसे कहते हैं, ऐसी चीज़ें जो नैरो जोन, बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो है वो टिक करने का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। तो इसमें डेजर्ट दिया हुआ, डेजर्ट तो नेचुरल सिस्टम है। एक्वेरियम, ये हम लोग बनाते हैं एक्वेरियम को। और थर्ड है फॉरेस्ट भी बना हुआ है जो कि नेचर के ऑलरेडी बन के आता है। और इसमें आजकल जो है हम लोगों के यहाँ देखते हैं कुछ फॉरेस्ट ऐसे भी होते हैं जिसको ह्यूमन मेड होते हैं, और ह्यूमन उसमें पेड़ लगाते हैं। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो नेचुरल की बात हो रही है, जैसे नेचुरल अपने आप फॉरेस्ट बन जाता है। विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, इनमें से ऐसा कौन सा है जो ह्यूमन इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल नहीं है। इसमें लैंड, ज़मीन, जो ये तो नेचुरल इन्वायरमेंट में आएगा, खासकर अबायोटिक में इसको हम लोग कंक्लूड करते हैं। और ये रिलीजन और कम्युनिटी ये आपका पार्ट हो जाएगा जो ह्यूमन इन्वायरमेंट में आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में आएगी। माउंटेन सी तो ये नेचुरल इन्वायरमेंट में आएगा, जो रोड है ये ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द थ्रेट टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए कौन सा है इसमें से जो कि थ्रेट है, जो कि लिए उसके लिए डर है। तो पहला जैसे इसमें लिखा है ग्रोइंग प्लांट, भाई जितने पेड़ बढ़ेंगे उससे खतरा है। आगे देखते हैं ग्रोइंग पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ने पर क्या खतरा है। ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल के बढ़ने से कोई खतरा है। अब देखिए, पहला प्लांट यदि बढ़ेगा तो कोई खतरा है, बिल्कुल नहीं, कोई खतरा नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, हाँ पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हमारे पास रिसोर्सेज धीरे धीरे
कम हो जाएंगे। क्रॉप्स बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रॉप्स बढ़ेगा तो कोई बात नहीं, खेती ज़्यादा हो रही है तो फसल ज़्यादा हो रहा है तो चीज़ें अच्छी ही हैं हमारे लिए। लेकिन यदि पॉपुलेशन हमारे लिए बढ़ रही है तो हमारे लिए जो सुविधाएं होती हैं, जो फैसिलिटीज़ होती हैं, वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं, वो लिमिटेड हो जाती हैं। अगला है मैच द फॉलोइंग का है, जिसे बायोस्फीयर के बारे में पूछा गया है। बायोस्फीयर का तो इसमें नैरो जोन वाला जो पॉइंट होगा कि नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एयर इंटरेक्ट। सेकेंड आपका दिया हुआ है एटमॉस्फेयर के बारे में कि एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, तो एटमॉस्फेयर का बिल्कुल साफ साफ है, इसका आंसर है कि ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। हाइड्रोस्फेयर के बारे में है, हाइड्रोस्फेयर वाटर से संबंधित है, डोमेन ऑफ वाटर। इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, तो इन्वायरमेंट का वो जो क्वेश्चन का होगा वो आंसर है आवर सराउंडिंग्स। इसमें 2 ऑप्शन और दिए हुए हैं, आप लोग देखेंगे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ये नहीं होगा क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है वो तो ग्रेविटी से रिलेटेड है, इसमें इस तरह कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया है। और एक दिया गया है रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स, ये तो आपका इकोसिस्टम से रिलेटेड है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं गिव रीजन्स का। इसमें एक क्वेश्चन दिया है मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट। क्वेश्चन का मतलब ये है कि आदमी जो है वो अपने एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को क्यों मॉडिफाई करता है, चेंज क्यों करता है, गिव रीजन्स, कारण बताओ। अब इसमें जो है मेन जो है वो ये है कि बिकॉज ऑफ द दे आर, यहाँ पे THY कर दीजिएगा, दे आर कैपेबल ऑफ मॉडिफाइंग इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ये इंपॉर्टेंट है, देयर नीड, अपनी ज़रूरतों के कारण ये जो होते हैं ये जो है इसीलिए मॉडिफाई करता है ताकि वो अपनी नीड को पूरा कर सके और अपनी ज़िंदगी जो है वो कंफर्टेबली जी सके। अब जैसे फर्नीचर हुआ या पेपर हुआ, अब जैसे पेपर आपको ज़रूरत पड़ेगी, हमको लिखना है, बहुत सारे काम करने हैं जिसमें पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब इसके लिए हमें वुड की ज़रूरत पड़ेगी, वुड की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें पेड़ों को काटना पड़ेगा। यदि हम पेड़ों को बहुत बड़ी मात्रा में काटेंगे तो जाहिर सी बात है जो हमारा एनवायरनमेंट है वो ख़तरे में आ जाएगा। इस तरह से मैन मॉडिफाई इसीलिए करता है क्योंकि नीड उसकी जो होती है इंपॉर्टेंट होती है, अपनी आवश्यकताओं के कारण ही, अपनी नीड के कारण ही इसको एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्लांट्स और एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। प्लांट और एनिमल किस तरह से डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर, कारण बताइए। तो इसमें पहला जैसे दिया हुआ है कि दोनों की सस्टेनेबिलिटी दोनों के रहने से होता है, दोनों को ज़रूरत होती है। जैसे प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो आपको एनिमल से मिलता है। एनिमल या ह्यूमन को ऑक्सीजन चाहिए जो कि प्लांट से मिलता है। तो दोनों एक दूसरे के एक पूरक हो गए, है ना, और दोनों की वजह से दोनों लोग जिंदा रह पाते हैं। दूसरा, ये तो पहला पॉइंट हो गया आपका, है ना। दूसरा पॉइंट कि ये जो प्लांट होते हैं ये शेल्टर के लिए काम आते हैं। जो चिड़िया होती है, जानवर होते हैं, वो उसमें रुकते हैं, घोंसला बना कर रहते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे लिए, जैसे हम लोगों को दरवाजे बनाने हैं, खिड़कियाँ बनानी हैं, इसके लिए भी हम लोग इसका यूज, प्लांट्स का यूज करते हैं। इसके अलावा मेडिसिन के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। पत्तों का यूज है वो अपने लेवल पे होता है, बहुत सारी चीज़ों का हम लोग पत्तों में यूज उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो उसके लगभग हर एक चीज़, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो उसकी तना हो, या फिर उसका फल हो, फूल हो, हर एक चीज़ का हम लोग उसके जो फीचर्स होते हैं उस हिसाब से हम लोग को उसका यूज करते हैं। अब देखते हैं कि इसके अलावा जो प्लांट्स हैं वो किस तरह से डिपेंडेंट हैं। तो ये है कि जो एनिमल्स होते हैं उनका सीड डिस्पर्सल करते हैं। जो सीड डिस्पर्सल का मतलब हुआ जो कहीं जैसे वहाँ से कोई चीज़ खाया, फल को खाया, खा करके कहीं दूसरी का छोड़े तो वहाँ पर वो पेड़ हो जाता है। पॉलिनेशन का मतलब हुआ कि अपना जैसे मधुमक्खियों की वजह से, इन तरह की वजह से जो है फूल का एक तरह से अपना फल देने की जो प्रक्रिया होती है उसका जिसको हम लोग परागण भी कहते हैं, वो पूरा का पूरा प्रोसेस इसकी वजह से ही होता है। इसमें इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। और जो डेड होते हैं, रिमेन्स एनिमल्स प्रोवाइड है न्यूट्रिएंट टू द प्लांट। यदि जब ये डेड हो जाते हैं तो एक तरह से ये प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट की तरह काम करते हैं। डिकम्पोजर जो हो जाते हैं तो वो प्लांट के लिए एक तरह से न्यूट्रिएंट की तरह काम करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन का पूरा, इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे और उसका भी क्वेश्चन आंसर इसी तरह से पार्ट वाइज करेंगे। इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन का पूरा दिया हुआ है नोट्स का, आपके लिए मैं स्पेशली इसको दे दिया हूँ। तो आप लोग जो है, मैं आपके ग्रुप में इसको डाल दूँगा और आप लोग उसको एक बार उसको भी आप एक लोग पढ़ लीजिएगा। हालांकि जो NCERT क्वेश्चन है उसको ज़रूर लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।